subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the beta blockers। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीटा ब्लॉकर्स के मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। मीन्स हम बात करेंगे बीटा ब्लॉकर्स के बेसिक स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर, IUPAC nomenclature, synthesis, mode of action and the medicinal uses of the beta blockers. And if you want to watch my previous videos regarding the medicinal chemistry, organic chemistry or pharmacology for the B.Pharm 4th semester, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So adrenergic blockers. So what are the adrenergic blockers? So adrenergic blockers are the drug which block the adrenoreceptors or adrenergic receptors like alpha and beta and antagonize the activity of the sympathetic system और एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। मीन्स एडर्जिक ब्लॉकर ऐसे ड्रग हैं जो कि एडर्जिक रिसेप्टर्स जैसे कि अल्फा और बीटा पे जाके बाइंड करते हैं, उनको ब्लॉक करते हैं और अल्टीमेटली जो सिम्पथेटिक एक्शन है आपके एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन का, उसके एक्शन को एंटेगोनाइज करते हैं। तो हमने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुके हैं अल्फा ब्लॉकर्स के मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में और आपके सार ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीटा ब्लॉकर्स के बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। तो आपका जो सिलेबस है, आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 B.Pharm 4th सेमेस्टर यूनिट नंबर 2 का पार्ट है। तो सिलेबस के वाइज से आप देखेंगे तो आपके जो एडर्जिक ब्लॉकर्स में जो बीटा ब्लॉकर्स हैं उनमें बेसिकली कुछ ड्रग मेन होते हैं। जैसे कि बात करें प्रोप्रेनोलॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। इससे ही बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं अगर लॉन्ग क्वेश्चंस आना हो तो, क्योंकि इसमें ही आपको पढ़ना है सिंथेसिस, बाकी सबको पढ़ना है आपको स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर, यूजेस एंड मोड ऑफ एक्शन। तो उसमें से सेकेंड है आपका मेटी प्रेनोलॉल है, एड्रेनलॉल है, बिटॉक्सालॉल है, बिसोप्रोलॉल है, स्मोलॉल है, मेटोप्रोलॉल है, लेविटोलॉल है, कार्बिडिलॉल है। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो पहला है आपका प्रोप्रेनोलॉल। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स। तो पहला आपका प्रोप्रेनोलॉल, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, इसमें आपके प्रोप्रेनॉल डेरिवेटिव होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर का जो बेसिक पार्ट है OCH2 CHOH CH2 NH CH CH3 CH3, ये सभी स्ट्रक्चर में कॉमन होंगे बीटा ब्लॉकर्स के, इसलिए आपको केवल याद रखना है केवल ये पार्ट। तो प्रोप्रेनॉल के केस में आपके नेप्थिलीन, ठीक है, नेप्थिलीन ग्रुप होगा आपके एरिन वाले पार्ट पे। इसका जो एक्टिविटी है वो आपके माइनस फॉर्म पे या लिवर फॉर्म पे मोर पोटेंसी या पोटेंट होता है एज कम्पेयर टू द डेक्स्ट्रो फॉर्म। ये आपके जीपेट में क्वेश्चंस आपके इस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो बेसिक प्रिकर्सर है वो आपके है अल्फा नेप्थॉल। तो बेसिकली मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो बेसिक प्रिकर्सर्स हैं आपके ड्रग के सिंथेसिस का, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। सो अब बात करते हैं इसके बेसिक नोमेनक्लेचर के बारे में। तो नोमेनक्लेचर को समझने से पहले आप एक बार उसको रीड कीजिए, फिर आप उसको पेरेंट कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कीजिए। इसके केस में जो आपका पेरेंट रिंग है उसको माना गया है प्रोपेन 2 ऑल को। तो ये आपका CH2 CHOH CH2, ये आपका प्रोपेनॉल है, ठीक है, 2 प्रोपेनॉल है। अब ये पोजीशन नंबर 1 है, ये आपका पोजीशन नंबर 3 है, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं इसके क्या क्या हो सकता है। तो इस पे क्या है आपका आइसोप्रोपाइल एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है आपके इस 1 पोजीशन पे, और 3 पे है आपका नेप्थॉक्सी ग्रुप। सिंपल है, इसलिए क्या होगा इसका 1, इस 1 पोजीशन पे 1 आइसोप्रोपाइल एमिनो, जो कि आइसोप्रोपाइल ये ग्रुप है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 1 मेथाइल इथाइल एमिनो, ठीक है, इसको हम 1 मेथाइल इथाइल एमिनो भी बोल सकते हैं। 3 पे क्या है आपका 1 नेप्थॉक्सी, ठीक है, ये 1 नेप्थॉक्सी है। अगर यहाँ जुड़ा होता तो 2 नेप्थॉक्सी, क्योंकि हम बात कर चुके हैं नेप्थॉल के केस में अल्फा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल। तो ये पोजीशन नंबर 1 है, 1 पे जो जुड़ता है ऑक्सी ग्रुप या कोई भी ग्रुप है वो आपका अल्फा ग्रुप होगा। तो ये अल्फा नेप्थॉक्सी होगा, इसलिए 1 नेप्थॉक्सी प्रोपेन 2 ऑल। तो ये हो गया इसका बेसिक नोमेनक्लेचर। अब आते हैं इसके बेसिक मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो जो मोड ऑफ एक्शन है बहुत ही ईजी है, जितने भी क्या है बीटा ब्लॉकर्स हैं। अब आपको क्लास में याद करना है कौन सा सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है, कौन सा नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है। जो प्रोप्रेनोलॉल है वो आपके क्या है नॉन सिलेक्टिव बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि ये आपके बीटा 1 और बीटा 2 दोनों की एक्टिविटी को एंटागोनाइज कर सकता है, ठीक है। अब इसके क्या क्या मेन रोल होते हैं आप उसको याद रखिए फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। कि आपका जो बीटा 1 है आपके हार्ट में होता है, तो हार्ट की जो एक्टिविटी है, कार्डियक एक्टिविटी है, हार्ट रेट है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इसको इन्हेंस करेगा। इसके अलावा आपकी हार्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी तो बीपी भी बढ़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये इसको इफेक्ट को कम करेगा। जबकि बीटा 2 आपका क्या है रिलैक्सेंट है, रिलैक्सेंट होने की वजह से जो आपका ब्रंकस मसल्स है मेनली
वो आपके रिलैक्स होते हैं तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, डिक्रीज द मायोकार्डियल एक्टिविटी एंड ऑक्सीजन डिमांड। इसका जो यूजफुल है किस में होगा, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन या फिर एंजिना पेक्टोरिस में होता है। इसके अलावा इसमें आल्सो डिक्रीज द रेनिन रिलीज, तो अल्टीमेटली ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है इसलिए स्लाइटली ये बीपी को इन्हेंस करेगा, बट लॉन्ग टर्म पे यूज़ करेंगे तो ये उतना इफेक्ट नहीं होगा, बीपी हमेशा डिक्रीज ही करेगा। लेकिन ये अस्थमेटिक पेशेंट के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि अस्थमा के केस में आपका जो बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं अगर वो ब्लॉक हो जाएंगे तो आपको ब्रोंकोडायलेशन इफेक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हम अस्थमेटिक पेशेंट में प्रोप्रेनोलॉल यूज़ नहीं करते या कोई भी नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स यूज़ नहीं करते जो कि बीटा 2 को भी ब्लॉक करता है। क्लियर है। एंड इट आल्सो हैव द मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी। जितने भी आपके बीटा ब्लॉकर्स है वो कहीं ना कहीं आपके जो सेल मेम्ब्रेन है उसको भी स्टेबलाइज कर सकते हैं। मीन्स सेल मेम्ब्रेन में जो आपके सोडियम आयन चैनल्स हैं उसको भी ये ब्लॉक कर सकते हैं, इसीलिए इनमें थोड़ा सा लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है। अब आते हैं इसके सिंथेसिस प्रोसीजर पे। तो इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अल्फा नेप्थॉल। तो ये है आपका अल्फा नेप्थॉल, ये पोजीशन नंबर अल्फा है, ये पोजीशन नंबर बीटा है। पोजीशन 1 ये दोनों हैं वो आपके अल्फा हैं, ये दोनों हैं बीटा हैं। तो 1 2 ये 3 और 4 ये सारी जो पोजीशन है वो अल्फा है, ये और ये साइड वाला जो है वो आपके बीटा पोजीशन पे है। ठीक है, तो अल्फा नेप्थॉल पे अगर हम इपीक्लोरहाइड्रिन क्योंकि अपने को बनाना है प्रोपेनॉल, जैसे बात है ये क्लोरीन जो है ये H है, दोनों आपके क्या निकलेगा, H से निकल जाएगा और ये CH2 डायरेक्टली जुड़ जाएगा इस तरीके से। तो ये हो गया CH2 CHOH CH2। अब सिंपल है, इसको हमको ऑक्सीडाइज करना है और ये आपको बनेगा आपका OH ग्रुप। ठीक है, और इस पर आपके एक एमीन और आइसोप्रोपाइल ग्रुप जोड़ना है। सिंपल है, NH2 CH CH3 CH3 आइसोप्रोपाइल एमीन ग्रुप का हम रिएक्शन कराएंगे। जाहिर सी बात है ये जो अलग होगा ये आपके जाके जुड़ेगा इस ग्रुप से और H यहाँ आके जुड़ जाएगा। सिंपल बन जाएगा आपका NH CH3 और OH जो है ये O है वो OH में चेंज हो जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर किया है आपका प्रोपेनॉल का, तो बहुत ही इजी सिंथेसिस प्रोसीजर है। आप याद रखिए क्या, केवल अल्फा नेप्थॉल और आपके इपीक्लोरहाइड्रिन को। इसके बाद अपने आप समझ जाएंगे कि हमको क्या करना है आगे। तो इसी तरीके से बनता है आपका प्रोपेनॉल। नाउ कम टू द बेसिक यूजेस ऑफ द प्रोपेनॉल। तो बेसिकली इट इज यूज्ड इन द हाइपरटेंशन, क्योंकि आपके पोटेंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में यूज होते हैं। एंड इट आल्सो यूज इन द अरिथमिया, कार्डियक अरिथमिया भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन और एंजिना पेक्टोरिस में भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अस्थमेटिक पेशेंट पे हम यूज़ नहीं करते। आप याद रखिए बीटा नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स को। अब आते हैं हम लोग मेटिप्रेनोलॉल। तो मेटिप्रेनोलॉल की बात करें तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है मेटिप्रेनोलॉल का। ये जो चीज़ें हैं, ये जो स्ट्रक्चर है वो सबका कॉमन रहेगा। ठीक है, 1 पे आइसोप्रोपाइल एमीन और आपके प्रोपेन 2 ऑल, ये जो हैं आपके फिनॉक्सी ग्रुप हो गया। अब इस फिनॉक्सी ग्रुप पे आपका देखिए क्या क्या जुड़ा हुआ है। लेकिन हम इसके केस में जो हैं ये हम बात करेंगे तो इसके केस में अगर हम इसको मान लें, ठीक है, फिनाइल एसीटेट को मान लें पेरेंट कंपाउंड, तो सिनारियो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो फिर इसके 4 पोजीशन पे जुड़ेगा आपका ये सब चीज़ें। ठीक है, देखते हैं 1 बाय 1 क्या होगा इसका। तो बेसिकली इसकी जो 4 पोजीशन है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और 6। तो इस 4 पोजीशन पे क्या है, 2 हाइड्रोक्सी, इसके 2 पे हाइड्रोक्सी, इसके 3 पे आइसोप्रोपाइल एमिनो और ये है आपका प्रोपोक्सी। ठीक है, ये OCH2 CHOH CH2, ये आपके 2 पे हाइड्रोक्सी है, ये पूरा हो गया प्रोपोक्सी, ये आपका हो गया आइसोप्रोपाइल एमिनो। ठीक है, एंड 2 3 6 ट्राइमिथाइल फिनाइल एसीटेट, ये भी हम बोल सकते हैं 2 3 6 फिनाइल एसीटेट। ठीक है, या फिर हम इसको अगर हम इसको मानेंगे तो जाहिर सी बात है 1 पे आइसोप्रोपाइल एमिनो और आपके 3 पे क्या होगा, 3 पे होगा आपके ये होगा पोजीशन नंबर 4, ये 1 ये 2 ये 3 और 4। तो 1 1 2 3 4 5, तो 2 3 5 ट्राइमेथाइल 4 एसीटॉक्सी फिनॉक्सी प्रोपेन 2 ऑल। सिंपल है। ठीक है, बात करें मोड ऑफ एक्शन की, तो ये भी आपके नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं विदाउट द ISA। ISA का मतलब होता है इंट्रिंसिक सिंपैथेटिक एक्टिविटी। कुछ बीटा ब्लॉकर्स ऐसे होते हैं जो कि उनमें इनबिल्ट आपके जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है उसको इन्हेंस कर सकते हैं, लेकिन ये सब में नहीं होता। हमने ऑलरेडी फार्माकोलॉजी में बात कर चुके हैं डिटेल में, तो फार्माकोलॉजी क्लास की देखिए आप क्लासेस ऑफ द एनर्जिक ब्लॉकर्स, उसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, इट आल्सो हैज़ ए मेम्ब्रेन क्लॉजिंग प्रॉपर्टी, इसके अलावा ये आपके मेम्ब्रेन को भी स्टेबलाइज करता है। एंड यूज़ की बात करें तो बेसिक इसका क्या यूज़ है, आपके
ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं। बाकी में हम एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज़ नहीं करते, हम इसको यूज़ करते हैं आई ड्रॉप्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा टू रिड्यूस द आईओपी और इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर और इंट्रा कैर्नियल प्रेशर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड ड्रग की ओर, वो है आपका एटेनिलॉल। ठीक है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये आपके सेलेक्टिव बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका, ये चीज़ें सेम होंगी। ये होगा आपका फिनाइल एसिटामाइड। तो फिनाइल एसिटामाइड के 4 पोजीशन पे क्या है, 4 पोजीशन पे है 2 हाइड्रोक्सी 3 आइसोप्रोपाइल एमिनो प्रोपोक्सी। ठीक है, 4 पे 2 हाइड्रोक्सी 3 आइसोप्रोपाइल एमिनो प्रोपोक्सी फिनाइल एसिटामाइड। क्लियर है। अब ये क्या है, ये भी क्या है आपका सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, सेलेक्टिव बीटा 1 रिसेप्टर्स ब्लॉकर। मतलब ये कार्डियक की एक्टिविटी को ही रिड्यूस करेगा विथआउट द ISA। इसमें भी ISA नहीं होता, इंट्रिंसिक सिंथेटिक एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, मैक्सिमम पे नहीं होती, कुछ में होती है, उसको आप याद रखिए। इसका यूज़ क्या है, एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं हम लोग हाइपरटेंशन में। उसके अलावा जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज हैं आपके एंजिना पेक्टोरिस, कार्डियक अरिथमिया एंड द मैनेजमेंट ऑफ सिम्टम्स ऑफ द अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स। जो अल्कोहल विड्रॉल के कारण जो आपके सिम्टम्स आएंगे, कार्डियक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, पल्पिटेशन होगा, उसको कम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आपके बीटा ब्लॉकर्स। फिर ये आपका बिटॉक्सालोल। तो बिटॉक्सालोल भी एक तरीके से सेलेक्टिव बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर हैं। ये सब सेम होगा, आपके चेंज होगा आपके इस पोजीशन पे। ठीक है, ये साइक्लोप्रोपेन है, ये आपके मिथॉक्सी ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है आपके 4 पोजीशन पे। तो इसलिए क्या होगा, इस 1 पोजीशन पे क्या है, फिनॉक्सी है। तो इस 1 पोजीशन पे फिनॉक्सी के 4 पोजीशन पे, इसलिए 1 4 2 पे साइक्लोप्रोपाइल मेथॉक्सी इथाइल फिनॉक्सी और 3 पे आइसोप्रोपाइल एमिनो प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, आप सभी को ब्रेकआउट कर लीजिए, फिर आपको इजी समझ में आएगा। सो ये भी आपका है सेलेक्टिव बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर, मीन्स ये भी आपके केवल कार्डियक की एक्टिविटी को ही कम करेगा विथआउट द ISA एंड इट इज यूज्ड इन द हाइपरटेंशन, आई ड्रॉप्स इन ग्लूकोमा, न्यूरोप्रोटेक्टर एक्टिविटी इन द ग्लूकोमा ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं। ग्लूकोमा के दौरान जो भी आपके जो न्यूरोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी भी है उसमें भी मिलता है, उसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में भी यूज़ करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ड्रग की ओर, वो है आपका बिसोप्रोलोल। ये भी आपका सेलेक्टिव बीटा 1 रिसेप्टर्स ब्लॉकर हैं। ये सेम होंगे, यहाँ पे बस चेंज होगा आपका। ये क्या है आपका, ये मिथाइल है, इस पे इथॉक्सी है, इस पे मिथॉक्सी है और इथाइल है। डाइमिथाइल मिथॉक्सी या फिर 1 मिथाइल इथॉक्सी। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा इसका। ये आपके सेम होगा, 3 पे आइसोप्रोपाइल 1 पे आइसो, आप देखिए क्या होगा इसका। इस पोजीशन पे क्या होगा, इस पोजीशन पे 1 पे 4 पे क्या है, 2 पे आइसोप्रोपॉक्सी इथॉक्सी मिथाइल फिनॉक्सी, 3 पे आइसोप्रोपाइल एमिनो प्रोपेन 2 ऑल। सिंपल है। ठीक, अब आते हैं हम लोग मोड ऑफ एक्शन की ओर, तो है आपका बीटा 1 ब्लॉकर। अब ये क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, इसलिए हम इसको करते हैं हाइपरटेंशन में। इसके अलावा आपको करते हैं कार्डियक इस्कीमिया में, लाइक मायोकार्डियल इंफ्राक्शन एंड एंजिना पेक्टोरिस। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट द कोरोनरी हार्ट डिसीज। कोरोनरी हार्ट डिसीज में भी यूज़ करते हैं, अरिथमिया में करते हैं और मायोकार्डियल इंफ्राक्शन में भी करते हैं। तो ये इसके बेसिक यूज़ हो गए आपके बिसोप्रोलोल का। अब आते हैं हम लोग स्मोलोल। स्मोलोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसके लिए आपका बीटा 1 ब्लॉकर है विथआउट द ISA। ये भी सेम होगा, यहाँ पे बस चीज़ें चेंज होंगी। यहाँ पे क्या होगा, ये होगा मिथाइल, ये आपका एक तरीके से प्रोपेनोइड ग्रुप है। इस प्रोपेनोइड ग्रुप पे मिथाइल प्रोपेनोइड है। तो मिथाइल प्रोपेनोइड पे आपके इस पोजीशन पे 3 पोजीशन पे क्या होगा, ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मिथाइल 3 पे, इसके 4 पे, इसके 2 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे आइसोप्रोपाइल एमिनो प्रोपोक्सी फिनाइल प्रोपेनोइड। ठीक, मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, बीटा 1 ब्लॉकर विथआउट द ISA। यूज़ क्या होगा, यूज इन द सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। मतलब हम सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया अरिथमिया में यूज़ कर सकते हैं। मैनेजमेंट इन द आर्टेरियल फाइब्रिलेशन, हाइपरटेंशन भी यूज़ करते हैं एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एंड ईयरली ट्रीटमेंट ऑन द मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। तो ये कुछ बेसिक यूज़ हैं। जितने बीटा ब्लॉकर्स हैं उनका कार्डियोवास्कुलर डिसीज में यूज़ होता है, चाहे बात करें हाइपरटेंशन की हो, एंजीना की हो, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन की हो, अरिथमिया की हो। ठीक है, मेनली ये होते ही हैं बीटा ब्लॉकर्स का। बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ हम CHF में नहीं करते,
क्योंकि CHF में हमारी रिक्वायरमेंट है बीटा 1 को एक्टिवेट करना फॉर द इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए उसमें पॉजिटिव इनोट्रोपिक ड्रग हम यूज़ करते हैं। ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं इसका बेसिक यूज़ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में है और अर्जिमा के रूप में है, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि बीटा 1 को कम करता है मतलब अल्टीमेटली हार्ट की एक्टिविटी को कम करेगा, उससे ऑक्सीजन डिमांड भी कम होगा, उससे जो है मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन या एंजिना पेक्टोरिस के केस में हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमको मेन गोल ही है आपके एंजिना पेक्टोरिस पे कि हम ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकें, डिमांड को कम कर सकें, ठीक है। अब आते हैं 7 ड्रग की ओर, वो है आपका मेटाप्रोलोल। तो मेटाप्रोलोल भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है आपके मार्केट पे। तो ये आपके सेम होंगे, यहाँ पे चीज़ें चेंज होंगी। ये आपका प्रोपेंटोल का मान लेते हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका 1 पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल एमिनो, 3 पोजीशन पे। ये एक चीज़ यहाँ तो डाउट है मेरे को, यहाँ पे जो है इस पे ये जो है ये आपका 3 है, ये 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। तो मेनली हमने इसको 1 कहा था, तो ये भी आपका ये 1 होगा, ये जो है ये 1 होगा और ये जो है 3 होगा, ठीक है। ये 3 पे होगा, ये 1 पे होगा, 1 पे होगा आइसोप्रोपाइल एमिनो, ठीक है, प्रोपेंटोल के केस में। अब आते हैं इसकी बात करें तो ये भी आपका 1 आइसोप्रोपाइल एमिनो, 3 पे क्या है, इसके 4 पे 2 मिथॉक्सी इथाइल, 2 मिथॉक्सी इथाइल बोल रहा है। तो बेसिकली ये आपका होगा इस तरीके से होना चाहिए, तभी होगा 2 मिथॉक्सी इथाइल, 2 मिथॉक्सी इथाइल फिनॉक्सी प्रोपेंटोल, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका ये ऑक्सीजन ग्रुप होगा, इसलिए आप तभी होगा ये आपका मिथॉक्सी ग्रुप। तो ये आपका सही है, मिथॉक्सी ग्रुप होगा ये, ठीक है। कुछ गलतियां हो जाती हैं तो आप उसको थोड़ा सा वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई करते रहिए, ठीक है, जहाँ पे आपको डाउट लगे। इसी डाउट को पकड़ोगे आप तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है मतलब आप इस डाउट को, इस चीज़ों को पकड़ नहीं पाओगे। जब नोट्स बनाते हैं तो हम बुक फॉलो करते हैं, कई बार बुक में भी गलतियाँ होती हैं। पीबी की बुक उतना स्टैंडर्ड नहीं है, बट अभी के केस में मेरे पास केवल पीबी की बुक ही है मेरे होम टाउन पे, होम पे। बाकी जो मेन जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो आपके कॉलेज में छूटा हुआ है, इसलिए हम बेसिकली पीबी का बुक फॉलो कर रहे हैं, पर इसको क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके एक्शन पे, वो है आपका बीटा 1 ब्लॉकर विथआउट द ISA। इसका यूज़ बहुत ही अच्छा यूज़ होते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं जितने भी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ में, जैसे कि हाइपरटेंशन में हो, एरिथमिया में हो, एंजीना में हो, आपके मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन में हो, हार्ट फेलियर पे हो, या फिर एडिशन ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरथायरॉइडिज्म, ठीक है। ये बेसिक यूज़ हैं। चलिए अब नेक्स्ट ड्रग है आपका लाबेटालॉल। तो इसकी बात करें, ये आपके इथेनोलामिन डेरिवेटिव हैं, इसमें प्रोपेनॉल नहीं होगा, इथेनॉल होगा, ठीक है। इसका जो नॉमेनक्लेचर क्या होगा, 2 पे हाइड्रोक्सी, 5 पे 1 हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी, 5 पे 1 हाइड्रोक्सी, 1 मिथाइल 3 फिनाइल प्रोपाइल एमिनो इथाइल बेंजामिड। तो ये बेंजामिड है, बेंजामिड के ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, 2 पे हाइड्रोक्सी हो गया, इसलिए 4 पे आपके ये चीज़ें होंगी। तो ये बेसिक आपके स्ट्रक्चर है और ये नॉमेनक्लेचर है आपके लाबेटालॉल का। फिर आते हैं इसके ये एक्शन पे, तो ये आपके नॉन सेलेक्टिव एडर्जिक ब्लॉकर्स है, मीन्स ये आपके अल्फा को भी ब्लॉक करता है और बीटा को भी करता है। अल्फा पे मेनली करता है अल्फा 1 रिसेप्टर्स को, ठीक है, विथ ISA, मीन्स इसमें इंट्रिंसिक सिंथेटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। बात करें इसमें तो अल्फा 1 ब्लॉक के करने की वजह से क्या होगा, TPR जो आपके विस्कुलर रेजिस्टेंस है वो कम होगा। इसका यूज़ आपके हाइपरटेंशन में है और इसका यूज़ हम जो पहले के केस में प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में भी करते थे। ये आपके बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीपर के हिसाब से। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ड्रग है आपका कार्वेडिलॉल। कार्वेडिलॉल भी एक तरीके से नॉन सेलेक्टिव अल्फा 1 एंड बीटा ब्लॉकर्स हैं। इसका जो रिंग है ये भी आपके एक तरीके से प्रोपेनॉल डेरिवेटिव है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है। तो ये हो गया आपका N पोजीशन पे, ये N पोजीशन पे 3 पे आपके क्या हैं 9H, ये आपका मेन है इथाइल एमिन डेरिवेटिव। इसके N पे क्या है, इसके 1 2 3 पे है आपका 9H कार्बाजोलाइल ऑक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, फिर 2 पे आपके 2 मिथॉक्सी, इस पे 1 और 2, इस 2 पे 2 मिथॉक्सी फिनॉक्सी, ये फिनॉक्सी हो गया, ये इथाइल, इस पे जो फिनॉक्सी ग्रुप है इसके आपके 1 A2 है, इसलिए 2 मिथॉक्सी फिनॉक्सी इथाइल एमिन। तो ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर है कार्वेडिलॉल के। इसका जो यूज़ क्या है आपका मैनेजमेंट ऑफ CHF और हाइपरटेंशन। सो दीज आर द बेसिक ड्रग्स यूज्ड इन द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड एज ए बीटा ब्लॉकर्स। तो इनमें जो इंपॉर्टेंट ड्रग है हम उसकी बात कर लें तो इम्पोर्टेंट आपके जो हैं मेरे हिसाब से जो है मेटाप्रोलोल आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करें हम स्मोलॉल की,
इसके अलावा बात करें हम लोग एटेनोलॉल की और आपका प्रोपेनलॉल। तो ये 4 ड्रग मेनली इंपॉर्टेंट हैं आपके बीटा ब्लॉकर्स के केस में। सो दिस आर द बेसिक medicinal chemistry of the beta blockers, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.